दिल था या कोई बेजान चीज थी जिसका कोई मोल नहीं था। पिछली पूरी रात परेशानी में बीती थी। कम से कम आज की रात में आराम करना चाहती थी। आखिर मैं भी तो इंसान थी। हमारे भी कुछ सपने थे। दिल भी होता होगा मगर सीने में, और आत्मा भी घायल हो जाती होगी। मगर पिछले 3-4 सालों से मुझे नहीं मालूम कि मेरा दिल जिस्म के कौन से हिस्से में छुप कर बैठा था। आत्मा कितनी घाव खा कर नहीं कहीं पड़ा सिसक रहा था। और मेरे जज्बात, अभी सुनिए पूरी कहानी। दिल और जज्बात, यह दोनों तो शायद इतने बार छू लिए गए थे कि अपनी आखिरी सांस तक ले रहे होंगे। मगर सिया को हमारे जज्बातों की कोई परवाह नहीं थी। उसे तो उन पैसों से मतलब था जो वह हर रात एक नई ग्राहक से वसूल करती। अपनी पहली उंगलियों को जुबान से चाट कर गिनती और अपनी लाल साड़ी के पल्लू से बांध लेती और उसे बंदे को हमारे हवाले कर देती। आओ जाकर ऐश कर लो। लो आज की रात मैं उस कोठे में सबसे ज्यादा खूबसूरत थी, कमसीन थी। मेरी उम्र सिर्फ 20 साल की थी। अब तो मैं गिनती ही भूल गई थी। इन 20 सालों में कितनी बार मुझे दरिंदों का निशाना बनाया गया था। कितनी बार मेरी सिसकियां और चीखें कमरे के दीवारों से जा टकरा कर अपनी मौत आप मरी थी। मेरे जिस्म का कोई भी हिस्सा ऐसा ना था जिस पर हैवानियत के निशान साबित ना हुए हों। और कल की रात तो जिस भेड़िए ने मेरा पाला पड़ा था, उसने तो मुझे अपने दांतों से लहूलुहान कर दिया था। मेरे चेहरे को भी नहीं छोड़ा था। मेरे होंठ पर बिल्कुल नील पड़ चुके थे, मगर उसकी हवस पूरी होने में नहीं आ रही थी। आखिरकार मैंने उसे सर में जोर से गुलदान मारा और उसे जख्मी कर दिया। उस पर सिया मुझ पर बहुत तिल मिला रही थी। उसके इतने अमीर ग्राहकों ने मेरे हाथों से जख्म खा लिया था, मगर मेरे जख्मों की परवाह किसी को नहीं थी। यहाँ शायद मुझे कोई इंसान समझने की कोशिश ही नहीं करता था। इसलिए कोई भी रात मेरी परेशानियों से खाली नहीं जाती थी। आज तो मैंने सिया के सामने हाथ जोड़ दिया और कह दिया कि मुझे क्षमा कर दो, आराम करने दो। उसने कहा कि एक तो तुमने मेरी ग्राहक भगा दिया, ऊपर से आराम करने दूं। आज तो तेरी कमरे में मैं 2 बंदे छोड़ दूंगी। उस डायन ने इस 4 सालों में मुझ पर कहाँ तरस खाया था जो आज खाती। मैं खुद को घसीटती हुई कमरे में चली गई और भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि आज की रात किसी भी पापी को मेरे चौखट पर ना भेजे। मगर अभी मैंने अपने हाथ अभी अपने भगवान कृष्ण के आगे से नीचे भी ना किए थे कि दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। जो मेरे कानों ने इस आहट को सुना था, मगर मैं बेहाल सी पड़ी रही। मेरे बदन में बहुत दर्द था, मुझसे उठा नहीं जा रहा था। अब तो मैं लगातार दर्द से बहुत तड़प रही थी और मुझ बहुत गुस्से से कांप रही थी। इसलिए उठकर मैंने दरवाजा भी नहीं खोला था, लेकिन दरवाजा इतना जोर से खटक रहा था कि मैं ना चाहते हुए भी उठकर दरवाजा खोला तो वह डायन सामने खड़ी थी। मुझे घूर कर कहने लगी, जल्दी से तैयार हो जा, वो खास तेरे लिए एक छोकरा आया है। आज की रात मुझे साथ लेकर जाएगा और खबरदार जो तूने कोई अपनी मनमानी की तो, वरना अंजाम की जिम्मेदारी तू खुद होगी। अगर हिम्मत नहीं हो रही थी मुझे इंजेक्शन लगा देती थी हूँ, मगर उससे खुश करके ही आना। मैं उसकी बातें सुनकर एक सर्द ओहे भर कर रह गई और उसने कहा कि मैं आधे घंटे में आती हूँ। यह कहकर मैं अंदर चली गई। मैं मरे मरे कदमों से खुद को अब आने वाली परेशानी के लिए तैयार करने लगी, क्योंकि जिस रात मुझे कोई ग्राहक ले जाने के लिए आता, वह हर रात मेरी परेशानी चरम सीमा पर कर देती थी। मुझे ले जाने वाला मुझसे वसूली भी बहुत भारी लेता था। अगर उसका खुद का दिल भर जाता तो अपने दरिंदे दोस्तों के हवाले कर देता था। इसलिए मुझे मजबूरन इंजेक्शन लगवाना पड़ता था। नशे की हालत में मुझे कुछ भी याद नहीं रहे और इस परेशानी में कुछ तो कमी आई। जब मैं लड़खड़ाती हुई नीचे आई तो सामने एक खुशशक्ल नौजवान आदमी खड़ा था। देखने में तो वह शरीफ खानदान का लग रहा था, मगर खैर, मैंने ऐसे चेहरे के पीछे बहुत से भेड़िए छुपे देखे थे, इसलिए बगैर उसकी शक्ल पर गौर किए उसकी गाड़ी में जा बैठी। मेरा दिमाग अब सुन्न हो रहा था। मैंने सीट पर सर रख कर आंखें बंद कर ली और वह गाड़ी चलाते हुए मुझसे पूछने लगा, तुम्हारा नाम क्या है?
मैं पहली बार उससे बात पर गम में मुस्कुराई थी, क्योंकि आज तक किसी ने मेरा नाम पूछा ही नहीं था। ना ही उन्हें मेरा नाम से कोई मतलब था। मैंने कहा, जो तुम्हें पसंद है उसी नाम से बुला लो, क्योंकि मैं खुद बेनाम हो चुकी हूँ। उसने कहा, कोई नाम भुलाया भला कोई भूलता है क्या? मैंने कहा, मैं पिछले 5 सालों से अपना नाम, अपनी पहचान, अपनी इज्जत सब कुछ भुला चुकी हूँ। इसलिए अब कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तुम भी मुझसे ज्यादा फ्री होने की कोशिश मत करो। बस अपना मतलब निकालो और मुझे वापस वहीं पर छोड़ दो। उसने जवान ने कहा, मेरा नाम विश्वास है। मैं दिल्ली में नेहरू प्लेस में रहता हूँ। चलो मैं तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ। मेरी बातों के जवाब में उसने अपने बारे में बताया कि मैं एक आलीशान बंगले के सामने अपनी गाड़ी रोक दी। मैं उसके बातों के जवाब में कुछ भी नहीं बोली, बस चुप से उतरने से वाली ही थी कि उसने जल्दी से नीचे उतर कर मेरे साइड वाला दरवाजा खोला। मुझे आज तक किसी ने इतनी इज्जत नहीं दी थी, इसलिए मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हुई। हम जैसे औरतों की इज्जत कोई भी नहीं करता, बस अपना मतलब पूरा करते हैं और किसी भी कूड़ेदान में कचड़े की तरह फेंक कर चले जाते हैं। इसलिए मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी ने मुझे यूं इतना अहमियत दिया था। उसने मेरा नाम भी पूछा था, लेकिन फिर भी मैं जानती थी कि थोड़ी सी देर के बाद यह अपना शरीफों का चोला निकाल कर मुझे हैवानियत खिलाएगा और चलता करेगा। इसलिए मैंने इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। उसने साथ ही में चल पड़ी थी। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे, क्योंकि नशा अब चढ़ने लगा था। मैं अचानक से गिरने वाली तो थी। उसने मुझे थाम लिया और अपनी बाहों में उठाकर मुझे बेडरूम में ले गया और बेड पर लेटा दिया। कहा कि क्या जरूरत थी इतना डोज लेने की? उसके शब्द में फिक्रमंदी सी लग रही थी। मैंने कहा, नशा ही तो है जो मेरी परेशानी और तकलीफों को कम करती है। इस तरह होश में तो मैं मर्दों के हैवानियत को सह नहीं सकूंगी और मर जाऊंगी। और वह मेरे साथ बैठ गया और अफसोस से मुझे देखने लगा। कहने लगा, बेफिक्र रहो, मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूँ, इसलिए रिलैक्स होकर बैठो, हमें अभी बहुत सारी बातें करनी है। मैंने कहा कि मैं हमेशा मर्दों की वैसी ही देखा है। अब से होश संभाला है। मैंने अपने बाप का जुल्म सहा। मेरी माँ तो मुझे मोहब्बत भरी गोद देने से पहले ही दम तोड़ गई। मेरे बाप ने मुझे मनहूस कहा और मुझे एक बूढ़े आदमी के हाथों बेच दिया। तब से मेरा सौदा ही तो होता रहा है। इन 12 सालों में कितने ही ग्राहक आए जिन्होंने मुझे कुछ पल के लिए खरीदा, अपनी इच्छा पूरी की और फिर यूं ही फेंक कर चले गए, जिसे मेरे अंदर दिल का धड़कन ही ना हो। एक बेजान मोम की गुड़िया हूँ। मैं नहीं जानती कि मैं उसे अपनी परेशानी क्यों सुनाने बैठ गई थी। अपने खरीदारों के सामने खुद पर कभी तरस नहीं खाया था, क्योंकि जो इतना कीमत भर कर कुछ घंटों के लिए मुझे अपनाते थे, वह मेरा दुख सुनने के लिए थोड़ी ना अपनाते थे। उन्हें तो कुछ पल के लिए अपना फ्री टेंशन निकालनी होती थी बस। मगर सामने बैठा वो आदमी ना जाने क्यों उन लोगों से बहुत अलग दिख रहा था। मुझे वह बड़ी ईमानदारी भी लग रहा था। मेरी दास्तान भी सुन रहा था। उसकी आंखों में थोड़ा नमी सी उतर आई थी। तभी मेरे आंखों के आंसू पूरा अंधेरा सा छाने में लग गया था। उसने कमरे में एक तरफ रखे फ्रिज से एक बोतल निकाली और शीशे के गिलास में डालकर मुझे थमाया। मैंने वह चुपचाप पी लिया। मुझे लगा कि वह शराब होगी, मगर वह नींबू पानी था, जो शायद मेरी नशा उतारने के लिए मुझे पिलाया गया था। मैंने अपने हलक में वह डाल लिया। आह का मंजर कुछ कुछ साफ होने लगा। मैंने कहा, क्या तुम मुझे होश में लाकर मुझे तकलीफ देना चाहते हो? शायद तुम्हें औरतों की चुक चीख सुनना ज्यादा पसंद है। वह मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगा और कहा कि तुमसे बात करने के लिए तुम्हारा होश में होना बहुत जरूरी है। मैंने कहा, क्या इतने पैसे तुमने महज मुझसे बातें करने के लिए ली थी? तो बोला, मुझे औरतों का तकलीफ देना पसंद नहीं है। मेरे नज़दीक औरत भगवान की बनाई हुई खूबसूरत चीज है। मेरा बस चले तो औरतों को 7 पर्दों में छुपा कर रखूं, जमाने की मैली नज़रों से उसे बचा कर रखूं। मैं उसकी बात पर बहुत जोर से हंसी और कहा कि तुम जैसी सोच रखने वाले इंसान का मुझ जैसी लड़की से क्या मतलब? फिर मुझे यहाँ क्यों ले आ गए हो?
तुम्हें तो किसी अच्छी जगह पर जाना चाहिए और वहाँ पर अपने लिए लड़की ढूंढनी चाहिए था। मुझ जैसी लड़की का दामन तो पहले से ही बहुत गंदा है। उसने कहा कि मेरे नज़दीक तुम भी एक अच्छी औरत हो, क्योंकि यह सब तुम अपनी मर्जी से नहीं करती हो। तुम्हें यह सब जबरदस्ती करवाना पर उकसाया जाता है। तुम्हारी इच्छा है कि तुम भी एक अच्छे घर की बहू और इज्जत बनो। तुम्हारा पति तुम्हें 7 पर्दों में छुपा कर रखे और अपनी आंखों में आंख डालकर तुमसे कह रहा था। मैं सोच ही रही थी कि यह तो शायद मेरे अंदर का हाल मेरी आंखों में पड़ रहा हो। मैं ज़्यादा देर तक उससे नजरें नहीं मिला पाई, इसलिए मैंने इधर उधर देखना शुरू कर दिया था। मैंने कहा, जिस काम के लिए तुम मुझे यहाँ लाए हो वह जल्दी से निपटाओ और मुझे चलता करो। मैं तुम्हारी इस तरह की बातों में अपना दिमाग खराब नहीं करने वाली। मेरा नशा पूरा तरह से उतर चुका था, मगर बजाय मेरी करीब आने के वह उड़कर अलमारी के कपड़े निकालने लगा और वॉशरूम में चला गया। मुझे लगा शायद वह मेरे करीब आने से पहले फ्रेश होना चाहता है। मैं बेड के किनारे पर सर रखकर आंखों मूंद कर लेट गई थी। नींद बहुत ज्यादा आ रही थी, लेकिन मैं सोना नहीं चाहती थी, इसलिए उसका इंतजार करने लगी। जब वह शॉवर लेकर निकला तो उसके गीले बाल और गीला जिस्म शर्ट को भी गीला कर गया था। मैं एकटक उसको देखने लगी। वह काफी हैंडसम और खूबसूरत जवान लड़का दिख रहा था, मेरा जितना भी लोगों से अब तक पाला पड़ा था। ज्यादातर वह 40 से 50 साल के बूढ़े होते थे, जो अपनी पत्नियों के सताए हुए घर से निकलते थे। अपनी सारी मुश्किलें मुझ पर निकालते थे। कोई बूढ़ा अपनी ऑफिस के वर्कर का गुस्सा मुझ पर ही उतार कर चला जाता। उनमें से कोई भी मुझे इंसान नहीं समझता था, ना ही मैंने आज तक किसी को भी जी भर कर देखा था। लेकिन यह नौजवान बहुत खूबसूरत था, उससे नजर हटाना मुश्किल हो रहा था। मैं इस परेशानी में थी कि उसने अब तक कोई हैवानियत नहीं दिखाई थी। वह एक अच्छा इंसान लग रहा था, इसलिए मुझे उसके पर्सनालिटी से ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं थी। उसने कहा कि शायद तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है, इसलिए मैं तुम्हें कॉफ़ी बनाकर पिलाता हूँ, तुम फ्रेश हो जाओ तब तक। यह कहकर वह कमरे से निकल गया, लेकिन मैं अपनी जगह पर बैठी रही, क्योंकि मैं घर से सारी तैयारी कर कर आई थी। मैंने कमरे का पूरा जायजा लिया। उसका कमरा बहुत खूबसूरत और सादा था। वह शक्ल से कोई लोफर और बदचलन इंसान नहीं लग रहा था, ना ही उसके कमरे में कोई ऐसी चीज थी जो उसके कैरेक्टर को गलत साबित कर रही थी। कमरे में एक अलमारी थी जिसमें मोटी मोटी किताबें पड़ी हुई थी। यूं लग रहा था जैसे वह कोई किताब राइटर हो, अपना ज्यादातर टाइम किताबों को पढ़ने में बिताता हो। पता नहीं इस तरह का किताब इंसान मेरे पीछे क्यों पड़ गया था। मुझे अब शायद इन बातों का सवालों का जवाब का इंतजार था। अचानक कमरे का दरवाजा खुला और उसने कॉफी से भरा हुआ 2 कप लाकर सामने पड़े कुर्सी पर मेरे पास बैठ गया और एक कप मुझे पकड़ाकर दूसरा कप अपने हाथों से होठों तक ले गया। रात आधी से ज्यादा अब बीत चुकी थी। उसके इरादों का अभी तक मुझे कुछ पता नहीं चल पा रहा था। वह क्या चाहता था मुझसे। मैंने कॉफी का घूंट भरा तो वह कॉफी ज्यादा मजेदार और टेस्टी थी। उसने कहा कि तुम अब से इस कैद खाने में हो, क्या तुम्हें अभी यहाँ से निकलने की कोशिश नहीं की। मैंने कहा, एक बार लड़की यहाँ पर चली आई तो वह अपनी इज्जत गवा बैठती है, तो फिर वह चाहे यहाँ से निकल भी जाए तब भी उसको कोई ठिकाना नहीं देने वाला, क्योंकि शराफत का चोला पहनने वाले लोग उन लोगों से ज्यादा खतरनाक होते हैं जो इस तरह के काम करते हैं। और मुझ जैसी लड़कियों को देखकर अपना मुंह मोड़ लेते हैं, जैसे कोई अछूत की मरीज देख ली हो। जबकि यह शरीफ लोग रात को हमारे कोठे पर मौजूद होते हैं और अब तक उनको बुरी नहीं लगती। यह दुनिया भी बहुत अजीब है और इसमें रहने वाले लोग बहुत दोगले और गंदे हैं। उसने कहा कि तुम्हारी सोच काफ़ी साफ लग रही है और तुम यह भी अपने दिमाग में बैठा लो कि हर मर्द एक जैसा नहीं होता। मैंने तिरछी नज़र से उसको देखा और पूछा कि तुम में और उसमें क्या फ़र्क है। तुम भी तो रात के टाइम मेरी कीमत अदा करके मुझे यहाँ पर लेकर आए हो।
उसने कहा कि मैं तुम्हें यहाँ किसी और काम के लिए लाया हूँ। मैं अब इसकी बात पर चौंक गई थी, क्योंकि अगर उसने मुझसे अपनी हवस पूरी करनी नहीं होती तो कब का कर चुका होता, क्योंकि मुझे यहाँ लाए हुए काफ़ी देर हो चुकी थी। उसने मुझे छुआ तक नहीं था। उसने यह कह भी दिया कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, और तुम जैसी लाचार और बेसहारी लड़कियों को भी जो हालात की सताई हो और उन्हें वहां पर भेज दी जाती है। मैंने कहा कि तुम मेरी क्या मदद करोगे? मैं खुद ही अपनी मदद नहीं करना चाहती, और ना ही मेरे जैसी लड़कियां जो अपनी इज्जत गंवा बैठी है। इस दुनिया में सबसे कीमती चीज इंसान के पास, खासकर एक औरत के पास, इज्जत ही तो होती है। अगर वह भी गंवा बैठे तो इस दुनिया में कोई भी शरीफ लड़का उसे अपनाने को तैयार नहीं होता। तो फिर अच्छा ही है ना कि इस दुनिया के धक्के खाने के बजाय हम वहीं कोठे में ही बैठी रहें, क्योंकि हम जैसी लड़कियों को समाज स्वीकार नहीं करता, चाहे हम जबरदस्ती वहां आई हों या अपनी खुशी से। उसने कहा कि मैंने तुमसे कहा ना कि हर आदमी एक जैसा नहीं होता। शायद तुम्हारा पाला मुझ जैसे आदमी से आज तक नहीं पड़ा, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रही हो। लेकिन फिक्र मत करो, बहुत जल्द तुम्हारी सोच बदल जाएगी। मैंने कहा कि तुम मुझसे क्या चाहते हो? उसने कहा कि पहले तुम्हें मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ। मैंने कहा, मेरा भरोसा तुम जैसे जीत सकते हो, जबकि हम पहली बार मिले हैं। उसने कहा कि मैं एक नज़र में ही अगले बंदे को पहचान लेता हूँ कि यह भरोसे लायक है या नहीं, और तुम मुझे बिल्कुल भरोसे लायक लड़की लग रही हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम भी सिया से बहुत ज़्यादा तंग हो चुकी हो, और वह तुम पर बहुत ज़्यादा जुल्म करती है, और तुम जैसी और भी लड़कियों के साथ। तुम नहीं जानती कि यह औरत कितनी खतरनाक है। उसकी ऐसे ऐसे लोगों के साथ संबंध है जो लड़कियों के स्मगलिंग करवाते हैं और ऐसे ठिकानों पर ले जाते हैं, और उसने गलत काम करवाया है। ज़्यादातर यह काम जबरदस्ती करवाए जाते हैं, और उन लड़कियों को जबरदस्ती किसी कॉलेज या स्कूल से किडनैप किया जाता है, या कोई हालात की सताई हो, या फिर घर से भागी हुई लड़कियां होती है जिनको उनके आशिक का कीमत पर बेच कर चले जाते हैं। वह आशिक जो उसके साथ मोहब्बत के दावेदार करते हैं और शादी करने के सपने दिखाते हैं, फिर उनको इस जुल्मी लोगों के हाथ बेचकर चले जाते हैं। मैं उस गैंग के सरदार तक पहुंचना चाहता हूं, और इसमें तुम मेरी मदद करोगी, क्योंकि सिया ने काफ़ी करीबी संबंध रखता है और वह अक्सर ही उसे मिलने आते रहता है। सिया अक्सर लड़कियां उसी के साथ लेती है। अगर तुम उसके बारे में कुछ भी जानती हो तो मुझे बता दो, अगर नहीं जानती हो तो मुझे पता करके दो। मैं तुम्हें मुंह मांगा कीमत देने को तैयार हूँ, बल्कि तुम्हारी मनपसंद की जिंदगी तुम्हें देने को तैयार हूँ, क्योंकि तुम जैसे मुझे बहुत मासूम और भरोसे वाली लड़की लग रही हो, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें इस दलदल से निकालूं, और तुम जैसी और भी कई बेसहारा लड़कियों को भी वहां से निकालूं। उसके गैंग के सरदार तक पहुंचकर ही मैं यह सब काम कर सकता हूँ। मैं उसको अब शक की नज़रों से देख रही थी। मैंने कहा, इतना बड़ा काम है, कैसे कर सकती हूँ, और तुम मुझ पर कैसे भरोसा कर सकते हो? क्या पता मैं यहाँ से जाने के बाद ही सिया को सब कुछ सच सच बता दूँ। उसने कहा, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगी। मैं जानता हूँ, मैं तुम्हारे अंदर तक का हाल अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं काफ़ी सालों से तुम्हें नोट कर रहा हूँ। अगर तुम ऐसी लड़की होती तो मैं कभी भी तुम्हें यहाँ अपनी पर्सनल जगह पर लेकर नहीं आता। मैंने कहा, तुम कौन हो और यह सब क्यों करना चाहते हो? तुम्हें यह सब करके क्या मिलेगा? उसने कहा कि मैं एक इंटेलिजेंट अफसर हूँ। मेरा मिशन यही है कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ यह। अब मैं समझती थी कि उसके कमरे में इतनी भारी भरकम किताबें क्यों रखी हुई थी। मैंने कहा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। उसने कहा कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारे साथ आगे क्या होने जा रहा है। उसकी यह बात सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी सी दौड़ गई। मैंने कहा, मुझे डराने धमकाने की जरूरत नहीं है, मुझे बस तुम घर छोड़ दो।
उसने कहा कि तुम अपनी रिसर्च से पता चला है कि तुम बहुत जल्द सिया अपने कोठे की खूबसूरत लड़कियां किसी गैंग के सरदार को बेचने का इरादा कर रही है और इन लड़कियों में तुम भी शामिल हो और तुम्हें पता है कि वह लोग उन लड़कियों के साथ क्या करते हैं। तुम सोच भी नहीं सकती इस परेशानी से जिससे तुम बीत रही हो। मैं तुम्हें उससे बचा सकता हूँ। मैं उसकी बात सुनकर पूरी तरह सहम गई। वैसे तो मैं शुरू से ही परेशानी सहती आई थी। मैं इससे अनजान नहीं थी और ना ही उससे तकलीफ से जो मुझे साहसी लग रही थी। लेकिन मैं भी जानती थी अगर एक बार लड़की उस गैंग के हाथ आ जाए तो उसके साथ क्या क्या किया जाता है। वह लोग और शीशे के गिलास में डालकर मुझे थमाया। मैंने वह चुपचाप पी लिया। मुझे लगा वह शराब होगी मगर वह नींबू पानी था जो शायद मेरी नशा उतारने के लिए मुझे पिलाया गया था। मैंने अपने हलक में वह डाल लिया। आहा का मंजर कुछ कुछ साफ होने लगा। मैंने कहा क्या तुम मुझे होश में लाकर मुझे तकलीफ देना चाहते हो? शायद तुम्हें औरतों की चुप चीख सुनना ज्यादा पसंद है। वह मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगा और कहा कि तुमसे बात करने के लिए तुम्हारा होश में होना बहुत जरूरी है। मैंने कहा क्या इतने पैसे तुमने महज मुझसे बातें करने के लिए ली थी? तो बोला मुझे औरतों का तकलीफ देना पसंद नहीं है। मेरे नज़दीक औरत भगवान की बनाई हुई खूबसूरत चीज़ है। मेरा बस चले तो औरतों को 7 पर्दों में छुपा कर रखूं, जमाने की मैली नज़रों से उसे बचा कर रखूं। मैं उसकी बात पर बहुत जोर से हंसी और कहा कि तुम जैसी सोच रखने वाले इंसान का मुझ जैसी लड़की से क्या मतलब? फिर मुझे यहाँ क्यों ले आ गए हो? तुम्हें तो किसी अच्छी जगह पर जाना चाहिए और वहां पर अपने लिए लड़की ढूंढनी चाहिए था। मुझ जैसी लड़की का दामन तो पहले से ही बहुत गंदा है। उसने कहा कि मेरे नज़दीक तुम भी एक अच्छी औरत हो क्योंकि यह सब तुम अपनी मर्जी से नहीं करती हो। तुम्हें यह सब जबरदस्ती करवाना पर उकसाया जाता है। तुम्हारी इच्छा है कि तुम भी एक अच्छे घर की बहू और इज्जत बनो। तुम्हारा पति तुम्हें 7 पर्दों में छुपा कर रखे और अपनी आंखों में आंख डालकर तुमसे कह रहा था। मैं सोच ही रही थी कि यह तो शायद मेरे अंदर का हाल मेरी आंखों में पड़ रहा हो। मैं ज्यादा देर तक उससे नजरें नहीं मिला पाई इसलिए मैंने इधर उधर देखना शुरू कर दिया था। मैंने कहा जिस काम के लिए तुम मुझे यहाँ लाए हो वह जल्दी से निपटाओ और मुझे चलता करो। मैं तुम्हारी इस तरह की बातों में अपना दिमाग खराब नहीं करने वाली। मेरा नशा पूरा तरह से उतर चुका था मगर बजाय मेरी करीब आने के वह उड़कर अलमारी के कपड़े निकालने लगा और वॉशरूम में चला गया। मुझे लगा शायद वह मेरे करीब आने से पहले फ्रेश होना चाहता है। मैं बेड के किनारे पर सर रखकर आंखों मूंद कर लेट गई थी। नींद बहुत ज्यादा आ रही थी लेकिन मैं सोना नहीं चाहती थी इसलिए उसका इंतजार करने लगी। जब वह शॉवर लेकर निकला तो उसके गीले बाल और गीला जिस्म शर्ट को भी गीला कर गया था। मैं एकटक उसको देखने लगी। वह काफी हैंडसम और खूबसूरत जवान लड़का दिख रहा था। मेरा जितना भी लोगों से अब तक पाला पड़ा था ज्यादातर वह 40 से 50 साल के बूढ़े होते थे जो अपनी पत्नियों के सताए हुए घर से निकलते थे। अपनी सारी मुश्किलें मुझ पर निकालते थे। कोई बूढ़ा अपनी ऑफिस के वर्कर का गुस्सा मुझ पर ही उतार कर चला जाता। उनमें से कोई भी मुझे इंसान नहीं समझता था। ना ही मैंने आज तक किसी को भी जी भर कर देखा था। लेकिन यह नौजवान बहुत खूबसूरत था। उससे नजर हटाना मुश्किल हो रहा था। मैं इस परेशानी में थी कि उसने अब तक कोई हैवानियत नहीं दिखाई थी। वह एक अच्छा इंसान लग रहा था इसलिए मुझे उसके पर्सनालिटी से ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं थी। उसने कहा कि शायद तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है इसलिए मैं तुम्हें कॉफी बनाकर पिलाता हूँ। तुम फ्रेश हो जाओ तब तक। यह कहकर वह कमरे से निकल गया लेकिन मैं अपनी जगह पर बैठी रही क्योंकि मैं घर से सारी तैयारी कर कर आई थी। मैंने कमरे का पूरा जायजा लिया। उसका कमरा बहुत खूबसूरत और सादा था। वह शक्ल से कोई लोफर और बदचलन इंसान नहीं लग रहा था। ना ही उसके कमरे में कोई ऐसी चीज थी जो उसके
कैरेक्टर को गलत साबित कर रही थी। कमरे में एक अलमारी थी जिसमें मोटी मोटी किताबें पड़ी हुई थी। यूं लग रहा था जैसे वह कोई किताब राइटर हो, अपना ज्यादातर टाइम किताबों को पढ़ने में बिताता हो। पता नहीं इस तरह का किताब इंसान मेरे पीछे क्यों पड़ गया था। मुझे अब शायद इन बातों का सवालों का जवाब का इंतजार था। अचानक कमरे का दरवाजा खुला और उसने कॉफी से भरा हुआ 2 कप लाकर सामने पड़े कुर्सी पर मेरे पास बैठ गया और एक कप मुझे पकड़ाकर दूसरा कप अपने हाथों से होठों तक ले गया। रात आधी से ज्यादा अब बीत चुकी थी। उसके इरादों का अभी तक मुझे कुछ पता नहीं चल पा रहा था। वह क्या चाहता था मुझसे। मैंने कॉफी का घूंट भरा तो वह कॉफी ज्यादा मजेदार और टेस्टी थी। उसने कहा कि तुम अब से इस कैद खाने में हो, क्या तुम्हें अभी यहाँ से निकलने की कोशिश नहीं की। मैंने कहा एक बार लड़की यहाँ पर चली आई तो वह अपनी इज्जत गवा बैठती है, तो फिर वह चाहे यहाँ से निकल भी जाए तब भी उसको कोई ठिकाना नहीं देने वाला, क्योंकि शराफत का चोला पहनने वाले लोग उन लोगों से ज्यादा खतरनाक होते हैं जो इस तरह के काम करते हैं और मुझ जैसी लड़कियों को देखकर अपना मुंह मोड़ लेते हैं जैसे कोई अछूत की मरीज देख ली हो। जबकि यह शरीफ लोग रात को हमारे कोठे पर मौजूद होते हैं और अब तक उनको बुरी नहीं लगती। यह दुनिया भी बहुत अजीब है और इसमें रहने वाले लोग बहुत दोगले और गंदे हैं। उसने कहा कि तुम्हारी सोच काफी साफ लग रही है और तुम यह भी अपने दिमाग में बैठा लो कि हर मर्द एक जैसा नहीं होता। मैंने तिरछी नजर से उसको देखा और पूछा कि तुम में और उसमें क्या फर्क है। तुम भी तो रात के टाइम मेरी कीमत अदा करके मुझे यहाँ पर लेकर आए हो। उसने कहा कि मैं तुम्हें यहाँ किसी और काम के लिए आया हूँ। मैं अब इसकी बात पर चौंक गई थी, क्योंकि अगर उसने मुझसे अपनी हवस पूरी करनी नहीं होती तो कब का कर चुका होता, क्योंकि मुझे यहाँ लाए हुए काफी देर हो चुकी थी। उसने मुझे छुआ तक नहीं था। उसने यह कह भी दिया कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और तुम जैसी लाचार और बेसहारी लड़कियों को भी जो हालात की सताई हो और उन्हें वहां पर भेज दी जाती है। मैंने कहा कि तुम मेरी क्या मदद करोगे। मैं खुद ही अपनी मदद नहीं करना चाहती और ना ही मेरे जैसी लड़कियां जो अपनी इज्जत गवा बैठी है। इस दुनिया में सबसे कीमती चीज इंसान के पास, खासकर एक औरत के पास, इज्जत ही तो होती है। अगर वह भी गवा बैठे तो इस दुनिया में कोई भी शरीफ लड़का उसे अपनाने को तैयार नहीं होता। तो फिर अच्छा ही है ना कि इस दुनिया के धक्के खाने के बजाय हम वहीं कोठे में ही बैठी रहें, क्योंकि हम जैसी लड़कियों को समाज स्वीकार नहीं करता, चाहे हम जबरदस्ती वहां आई हों या अपनी खुशी से। उसने कहा कि मैंने तुमसे कहा ना कि हर आदमी एक जैसा नहीं होता। शायद तुम्हारा पाला मुझ जैसे आदमी से आज तक नहीं पड़ा, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रही हो। लेकिन फिक्र मत करो, बहुत जल्द तुम्हारी सोच बदल जाएगी। मैंने कहा कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। उसने कहा कि पहले तुम्हें मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ। मैंने कहा मेरा भरोसा तुम जैसे जीत सकते हो, जबकि हम पहली बार मिले हैं। उसने कहा कि मैं एक नज़र में ही अगले बंदे को पहचान लेता हूँ कि यह भरोसे लायक है या नहीं, और तुम मुझे बिल्कुल भरोसे लायक लड़की लग रही हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम भी सिया से बहुत ज़्यादा तंग हो चुकी हो और वह तुम पर बहुत ज़्यादा जुल्म करती है और तुम जैसी और भी लड़कियों के साथ। तुम नहीं जानती कि यह औरत कितनी खतरनाक है। उसकी ऐसे ऐसे लोगों के साथ संबंध है जो लड़कियों के स्मगलिंग करवाते हैं और ऐसे ठिकानों पर ले जाते हैं, और उसने गलत काम करवाया है। ज़्यादातर यह काम जबरदस्ती करवाए जाते हैं और उन लड़कियों को जबरदस्ती किसी कॉलेज या स्कूल से किडनैप किया जाता है, या कोई हालात की सताई हो, या फिर घर से भागी हुई लड़कियां होती है जिनको उनके आशिक का कीमत पर बेच कर चले जाते हैं। वह आशिक जो उसके साथ मोहब्बत के
दावेदार करते हैं और शादी करने के सपने दिखाते हैं, फिर उनको इस जुल्मी लोगों के हाथ बेचकर चले जाते हैं। मैं उस गैंग के सरदार तक पहुंचना चाहता हूं और इसमें तुम मेरी मदद करोगी, क्योंकि सिया ने काफ़ी करीबी संबंध रखता है और वह अक्सर ही उसे मिलने आते रहता है। सिया अक्सर लड़कियां उसी के साथ लेती है। अगर तुम उसके बारे में कुछ भी जानती हो तो मुझे बता दो, अगर नहीं जानती हो तो मुझे पता करके दो। मैं तुम्हें मुंह मांगा कीमत देने को तैयार हूँ, बल्कि तुम्हारी मनपसंद की जिंदगी तुम्हें देने को तैयार हूँ, क्योंकि तुम जैसे मुझे बहुत मासूम और भरोसे वाली लड़की लग रही हो और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें इस दलदल से निकालूं और तुम जैसी और भी कई बेसहारा लड़कियों को भी वहां से निकालूं। उसके गैंग के सरदार तक पहुंचकर ही मैं यह सब काम कर सकता हूँ। मैं उसको अब शक की नज़रों से देख रही थी। मैंने कहा, इतना बड़ा काम है कैसे कर सकती हूँ और तुम मुझ पर कैसे भरोसा कर सकते हो? क्या पता मैं यहाँ से जाने के बाद ही सिया को सब कुछ सच सच बता दूँ। उसने कहा, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगी। मैं जानता हूँ, मैं तुम्हारे अंदर तक का हाल अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं काफ़ी सालों से तुम्हें नोट कर रहा हूँ। अगर तुम ऐसी लड़की होती तो मैं कभी भी तुम्हें यहाँ अपनी पर्सनल जगह पर लेकर नहीं आता। मैंने कहा, तुम कौन हो और यह सब क्यों करना चाहते हो? तुम्हें यह सब करके क्या मिलेगा? उसने कहा कि मैं एक इंटेलिजेंट अफसर हूँ। मेरा मिशन यही है कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ यह। अब मैं समझती थी कि उसके कमरे में इतनी भारी भरकम किताबें क्यों रखी हुई थी। मैंने कहा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। उसने कहा कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारे साथ आगे क्या होने जा रहा है। उसकी यह बात सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी सी दौड़ गई। मैंने कहा, मुझे डराने धमकाने की जरूरत नहीं है, मुझे बस तुम घर छोड़ दो। उसने कहा कि तुम अपनी रिसर्च से पता चला है कि तुम बहुत जल्द सिया अपने कोठे की खूबसूरत लड़कियां किसी गैंग के सरदार को बेचने का इरादा कर रही है और इन लड़कियों में तुम भी शामिल हो। और तुम्हें पता है कि वह लोग उन लड़कियों के साथ क्या करते हैं। तुम सोच भी नहीं सकती इस परेशानी से जिससे तुम बीत रही हो। मैं तुम्हें उससे बचा सकता हूँ। मैं उसकी बात सुनकर पूरी तरह सहम गई। वैसे तो मैं शुरू से ही परेशानी सहती आई थी। मैं इससे अनजान नहीं थी और ना ही उससे तकलीफ से जो मुझे साहसी लग रही थी। लेकिन मैं भी जानती थी, अगर एक बार लड़की उस गैंग के हाथ आ जाए तो उसके साथ क्या क्या किया जाता है। हवस का निशाना बना लेते तो वह लड़की बिल्कुल ही बेजान हो जाती थी, तो फिर उसका कत्ल भी कर देते थे। मैंने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, बताओ मुझे क्या करना होगा। उसने कहा कि अगले हफ्ता ही वह किसी भी रात डाकुओं का सरदार उन लड़कियों के सौदे के लिए तुम्हारी मैडम से मिलेगा। तुमने उसी टाइम मुझे खबर कर देनी ताकि हम मौका पाकर वहां पर रेड कर सके। मैंने कहा कि मेरे पास कोई मोबाइल फोन नहीं है जिस पर मैं तुम्हें खबर दूं और ना ही हमें रखने की इजाजत है। उसने मेरी कलाई पर एक ब्रेसलेट पहना दिया। वह ब्रेसलेट बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। एक नन्ही सी चेन मेरी पूरी कलाई के घेरे हुए थी। उस चेन के कोने पर एक छोटा सा दिल बना हुआ था। उसने कहा कि जब भी वह सरदार वहां पहुंचे तो उस दिल पर मौजूद एक छोटा सा बटन है, उसको दबा देना, मुझ तक सिग्नल पहुंच जाएगा और इस ब्रेसलेट को अपनी मैडम से छुपा कर रखना। मैंने हामी भर ली। उसने कहा कि अब तुम चाहो तो आराम कर सकती हो, मैं दूसरे कमरे में चला जाता हूँ और सुबह तुम्हें वहां पर छोड़कर आ जाऊंगा। यह कहकर वह अपने कमरे से चला गया। मैं वह ब्रेसलेट बड़े गौर से देखने लगी और जो मेरे कलाई पर बंधा हुआ था और शायद वही मेरी आज़ादी का रास्ता भी था। अगली सुबह वह मुझे वापस नहीं वहीं पर छोड़ गया। उसके जाने के बाद मुझे लगा शायद अब मैं इस कोठे में ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकती। शायद मेरी सारी परेशानियों से छुटकारा मिलने वाला है। जाते हुए उस मैडम को कह गया कि इस लड़की को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा, क्योंकि हर रात की पेमेंट मैं आपको एडवांस में दे रहा हूँ। एक हफ्ता के लिए सिर्फ मेरी है, उसको कोई भी ना छुए और रोज मेरी गाड़ी आएगी और इसको लेकर जाएगी। सिया उसकी बातें सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि वह जो कीमत मेरी अदा कर रहा था वह बहुत ज्यादा थी। इसलिए बिना चू चपड़ किए उसने अपने पैर से पैसे वसूल लिए।
मैं अब पूरी तरह से उस नौजवान से प्रभावित हो चुकी थी। उसने अपना नाम विश्वास बताया था। वह न सिर्फ मुझे यहाँ से आज़ाद करवाना चाहता था, बल्कि मेरी रखवाला भी बनना चाहता था। ज़िंदगी में पहली बार किसी ने मेरी यूँ परवाह की थी और मेरी आंखें भर आई, वरना आज तक तो किसी ने मुझे इंसान भी नहीं समझा था। कम से कम उसने मुझे एक इंसान तो समझा था, कम से कम, जो अपनी मजबूरी में बार-बार अपनी इज़्ज़त का सौदा करती थी। अब मैं हर रात सिया के आस-पास ही मंडराती रहती, अपने ख़ास मेहमानों को अपनी बैठक में बैठाती थी और वहीं पर उसने बातचीत करती रहती थी। मैं हर रात तैयार होकर उसकी भेजी गई गाड़ी में बैठ जाती और उसके घर पर चली जाती और उसको सारी जानकारी देती रहती। आज कौन-कौन कोठे पर आया था और क्या-क्या हुआ था, वह मेरी सारी बातें गौर से सुनता और मुझे आराम करने को कहकर कमरे से निकल जाता था। क्यों आज हफ्ते का आखिरी दिन था और मैं पहले से ज़्यादा चौकन्नी थी। सिया ने मुझे कहा कि आज उस लड़की के साथ तुम्हें नहीं भेजा जाएगा, बल्कि एक मेहमान जो खास आने वाला है, और तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। वो तुम्हारे साथ में जो कुछ दूसरी लड़कियां को भी भेज रही हूँ। मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बजा दी। मैंने कहा कि आज तो मुझे वही जाना है, क्योंकि उसने पूरे सप्ते के लिए पेमेंट आपको दे दी थी। उसने कहा कि मुझसे ज़्यादा बहस ना करो और जो कहा गया वही करो। वह गुस्से से तिलमिल हो रही थी। वह वहां से चली गई। मैं पूरी तरह चौकन्नी हो गई थी। जरूर वही सरदार आने वाला था, क्योंकि सिया की तैयारी कुछ अलग तरह से हो रही थी। उसने अपनी बैठक में किसी को भी आने से मना कर दिया था। अचानक ही बाहर काफी ज्यादा गाड़ियां रुकने लगी, आवाज सुनाई दी और वह जल्दी से अपनी बैठक में चली गई, जहां पर उसने कहीं हम लड़कियों को डील करनी थी। मैंने अपनी कलाई पर से कपड़ा हटाया और ब्रेसलेट में मौजूद बटन को दबा दिया। अब मेरा काम हो चुका था। विश्वास के कहने के हिसाब से उन्हें आधे घंटे के अंदर अंदर वहां पहुंच जाना था और उनको रंगों हाथों पकड़ना था। मैं अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर दिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जिंदगी पहली दफा मुझे सही मायने में आजादी की अहमियत का अंदाजा हुआ था और मैं दिल में बहुत ज़्यादा खुशी और जोश में थी कि मैं बहुत जल्दी यहाँ से आज़ाद होने वाली हूँ, क्योंकि विश्वास ने मुझसे वादा किया था कि वह मुझे मेरी आज़ादी मनचाहे ज़िंदगी दिलवाएगा, जिस पर मेरा पूरा हक है। आधे घंटे बाद बाहर गाड़ी के साइरन सुनाई दी, जो कि पुलिस वालों की थी। मैंने खिड़की के पर्दा हटाकर देखा तो बाहर बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी और उन्होंने उन कोठों को चारों तरफ से घेर लिया था। सबसे पहली गाड़ी से विश्वास बाहर निकला। अपना ड्यूटी का ड्रेस पहना हुआ था और उसके हाथ में पिस्तौल था और वह कोठे के अंदर दाखिल हो चुका था अपने साथियों के साथ। उन्होंने आते ही वहां के बैठक पर धावा बोल दिया और मेरे देखते ही देखते सिया और सरदार को हथकड़ी पहनाकर बाहर ले जाया गया। उनके चेहरे पर हलवाई जैसी हवाई उड़ गई थी, वह जैसे ही उसके किसी ने मुखबरी कर दी हो। उन्हें क्या पता था कि मुखबरी करने वाली कोई और नहीं बल्कि उन्हीं की कोठे की एक लड़की होगी। मुझे सिया की हालात देखकर पहली बार जिंदगी में खुशी महसूस हुई थी। उस औरत ने तो मुझे बर्बाद करके रख दिया, अब इसकी बर्बादी का टाइम आ गया था। उनका सरदार विश्वास को धमकियां दे रहा था कि तुम्हें तो मैं देख लूंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे हथकड़ी पहनाने की। विश्वास में एक गुस्सा उसके मुंह पर जड़ दिया और कहा कि अब तुम सारी जिंदगी जेल में ही सड़ोगे, क्योंकि तुम पर इतने ज्यादा केस हैं कि तुम्हारा निकलना नामुमकिन है। उसे ले जाकर गाड़ी में बैठा दिया। एक लड़े पुलिस ने सारे कमरे की तलाशियां ली और उन लड़कियों को बाहर निकाला जो इस जिंदगी का नक्शा बनाती रही। हम सबको एक बड़ी सी गाड़ी में बैठा दिया गया, जो कि पुलिस की थी। सब लड़कियां डरी हुई थी, ना जाने उसके साथ अब क्या होगा, लेकिन मैं तसल्ली से बैठी हुई थी। पुलिस हमले पूछताछ की, हम लोग कहाँ से आए हैं और अब कहाँ जाना चाहते हैं। फिर किसी भी लड़की के पास कोई भी ठिकाना ना था। सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे, हम कहाँ जाएंगे। फिर पुलिस वालों ने उन सारी लड़कियों को एक आश्रम में भेज दिया था, जिनमें मैं भी शामिल थी। हमें एक गाड़ी में भी बैठा कर एक आश्रम की तरफ भेज दिया गया। गाड़ी में बैठते ही गाड़ी का दरवाजा जिसने खोला वह विश्वास था। उसने मेरी बाजू से पकड़कर मुझे बाहर निकाला और कहा कि तुम मेरे साथ चलोगी। वह इस केस का इंचार्ज था, इसलिए उसे किसी ने भी सवाल नहीं किया। उसने मुझे अपनी गाड़ी में बैठाया और फ्रंट सीट पर खुद बैठकर चलने लगा। उसने कहा कि तुम्हारी वजह से आज मैं इस व्यापार तक पहुंच चुका हूँ।
जिसकी तलाश मुझे कब से थी। मैं तुम्हारा जितना भी धन्यवाद करूं कम है, क्योंकि इस केस में तुमने मेरी सबसे ज़्यादा मदद की है। मैंने कहा कि मैंने तो बस तुम्हें बताया है कि मेरा कोई भी कमाल नहीं है, बस कमाल तुम्हारा ही है। आज तुम्हारी वजह से मुझे जैसी कई बेसहारा लड़कियां इस कैद खाने से आज़ाद हो चुकी है। हम सबको तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए। वह मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। उसने कहा, चलो हिसाब बराबर हुआ। मैंने कहा, अब मैं कहाँ जाऊंगी? उसने कहा, जहाँ तुम्हें होना चाहिए। मैंने कहा, क्या मतलब तुम्हारा? वह मुझे अपने घर लेकर गया और कहा कि तुम इस घर में रह सकती हो। मैंने कहा, किस हिसाब से और किस रिश्ते से? मैं इस तरह से किसी अजनबी के घर में नहीं रह सकती। मुझे तुम अनाथ आश्रम ही छोड़ दो, बाकी लड़कियों के साथ। उसने कहा, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसकी गलती बात अगली बात ने तो मुझे हैरानी में डाल दिया था। भला मुझ जैसी लड़की से कोई इस तरह सवाल भी कैसे रख सकता था? उसने कहा कि क्या तुम मेरी तन्हाई के साथ मेरी पत्नी बनना पसंद करोगी? मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में लाना चाहता हूँ। और मैं उसके सवाल पर ऐसी थी जैसे मैं कोई पुतली हूँ। भला मुझ जैसी दागदार लड़की इस काबिल हो सकती थी क्या? मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई विश्वास जैसा इंसान अपनी जिंदगी में मुझे इस तरीके से शामिल करना चाहेगा। मैंने यह ख्याल कब का छोड़ दिया था, मगर यूं उसने अचानक से मुझसे पूछा तो मेरी जुबान ही बिल्कुल सन रह गई। क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगी? मैंने उसके सवाल पर उल्टा सवाल कर डाला तो वह हंसने लगा। कहा, नहीं, इस घर में चुड़ैल रहती है जो सिर्फ मुझे नजर आती है। मैं उनसे बात करता हूँ। मैंने कहा, मैं यह सब नहीं बोल रही हूँ। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम्हारी जिंदगी में किसी और औरत को शामिल होना चाहिए, ना कि मुझ जैसी लड़की जिसने जिस्म का कोई भी हिस्सा नहीं है, जो किसी आदमी ने ना छुआ हो। वह मेरी बात सुनकर मेरे करीब आ गया, दोनों हाथों को थाम कर अपनी आंखों पर लगाया और कहा कि मैं तुम पर तरस नहीं खा रहा, मुझे तुम अच्छी लगने लगी हो। उन आदमियों ने तुम्हें तुम्हारी मासूमियत नहीं देखी। तुम आज के बाद खुद को किसी के कमतर मत समझना प्लीज। मुझे अच्छा नहीं लगेगा विश्वास की पसंद को कोई कमतर के। मैं यह बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं उसकी बात सुनकर लाजवाब सी हो गई। मैंने कहा, तुम्हारे पेरेंट्स कैसे मानेंगे? वह मुस्कुराया और कहा, 6 फीट 6 इंच के आदमी में इतना हिम्मत तो होनी चाहिए कि अपनी जिंदगी में किसी को शामिल करने के लिए दुनिया के सामने डट कर खड़ा हो जाए। और मैं ऐसा करने की काबिलियत रखता हूँ। तुम बताओ, क्या तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? मैं तुम्हें पूरी मन और चाहत से अपनाना चाहता हूँ। कभी भी तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे बीते हुए कल को नहीं दोहराऊंगा, ये मेरा वादा है। मैं यह जानता हूँ कि हम सब अपनी जिंदगी में पापी हैं, मगर तुमने तो एक ना एक हुई जुर्म की सजा काटी है। तुम्हारा हर खुशी पर हक है जो तुमसे छीन ली गई है। अपने अंगूठे से मेरी उंगलियों पर दवा डालकर बोला, जैसे मैं इनकार करने से उनका दिल टूट जाएगा। भला मुझ जैसी लड़की के जिंदगी में और क्या चाहिए था? मैंने दिल में अपने भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद किया, जिसने मुझ जैसी औरत के नसीब में इतना अच्छा आदमी लिख दिया था। मैं तो अपने भगवान की वारी वारी जा रही थी और भरोसा करती थी, भगवान की लीला कोई नहीं समझ सकता। और मैं अपनी जिंदगी की डोर उसके हाथ में थमा दी। और आज मेरी विश्वास के साथ शादी को 4 साल बीत गए हैं। भगवान ने हमें एक खूबसूरत बेटी दी है। विश्वास ने अपना वादा पूरा किया। उसने कभी भी मुझे बीते हुए कल के बारे में कोई भी बात नहीं की और मैं हर पल अपने भगवान की धन्यवाद करती हूँ। मगर एक बेटी की माँ होने के नाते मुझे धक्का सा लगा रहता है कि हमारी परी को इस जमाने की बुरी नजर ना लगे, वह अपनी माँ के जुर्म की सजा ना काटे। विश्वास जैसे लोग आज भी पाए जाते हैं। क्या किसी औरत की इज्जत चली जाए तो वह इस काबिल नहीं रहती कि कोई उसे सारिफ आदमी अपना सके? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर इसे शेयर करना ना भूलेंगे, ताकि हम आपका आभारी रहेंगे और हमारी मेहनत में रंग भरेगी।